वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट जो बात की थी उसमें दो थ्योरम पढ़ी थी या दो क्वेश्चन किए थे कि ग्रेडियंट का कर्ल और कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है। इसके बाद दो प्रमेय आती हैं, एक तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, एक है स्टोक की कर्ल प्रमेय। स्टोक की कर्ल प्रमेय, तो दोनों में देखिए क्या है, दोनों का कथन क्या है, ध्यान से समझ लेना। आते हैं क्वेश्चन और इनको प्रूफ करने के लिए आता है कि गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है तथा उसे सिद्ध कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में देखें, आपने तीन प्रकार के समाकलन पढ़े हैं, एक तो रेखा समाकलन, एक क्षेत्रफल समाकलन और एक आयतन समाकलन। रेखा समाकलन, एक विमा बढ़ा दी क्षेत्रफल समाकलन, एक और विमा बढ़ा दी आयतन समाकलन। यदि हम रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में चेंज कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं हम स्टोक की कर्ल प्रमेय, स्टोक की कर्ल प्रमेय। और क्षेत्रफल समाकलन को यदि हम आयतन समाकलन में चेंज कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय और स्टोक की कर्ल प्रमेय। अगर रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में परिवर्तित किया जा रहा है, या उल्टा भी बोल सकते हैं क्षेत्रफल को रेखा समाकलन में, तो स्टोक की कर्ल प्रमेय बोलेंगे। और क्षेत्रफल को यदि आयतन में चेंज किया जा रहा है तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, डाइवर्जेंस का वहां पर यूज करेंगे। और इसमें चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कर्ल का। तो देखिए कथन का मतलब क्या है कि आपको क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दिया हुआ है। ऐसा कहीं पढ़ा था आपने? पढ़ा था। कर्ल का जो फॉर्मूला लिख रहे थे हम, मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो ऊपर अंश वाली जो क्वांटिटी थी वो यही थी, जिसको हम बोल रहे थे क्या, परिनालकीय परिसंचरण। क्या बोल रहे थे इसको? परिसंचरण। ए डॉट डीएल, किसी भी सदिश राशि का जो रेखा समाकलन है इसको नाम दे रहे थे वहां पर परिसंचरण। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल है, मतलब किसी भी सदिश राशि का कौन सा समाकलन है, रेखा समाकलन है। इसको यदि हमें क्षेत्रफल समाकलन में चेंज करना है, ध्यान से रख लेना, दोनों कथन यहीं के यहीं याद हो जाएंगे, फिर उनका बस मेन टारगेट रह जाएगा उनको प्रूफ करना। प्रूफ भी कोई नहीं है, बहुत इजी है, तरीके से देखें तो उसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्टोक की कर्ल प्रमेय से। तो कर्ल का यूज करेंगे कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर हमने निकाल दिया, इसका कर्ल ले लिया जो कि कैसी क्वांटिटी होगी, ये सदिश राशि, डॉट किया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डीएस वेक्टर। क्षेत्रफल भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। रेखा समाकलन भी एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल समाकलन भी एक सदिश। क्षेत्रफल उसकी विमा होती है पृष्ठ के तल के लंबवत, और रेखा पर हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो रेखा की डायरेक्शन होती है। जैसे कि हम एक बंद लूप ले रहे थे वहां पर स्टोक के कर्ल प्रमेय में, इस तरह से लिया था ना पथ, उसमें एबीसीडी पथ पर हम इस तरह से चल रहे थे, तो उस पथ की डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये भी वेक्टर है। लेकिन आयतन को ध्यान रखना है, ये कैसा होता है, अदिश होता है। तो ये दोनों तो वेक्टर हैं और ये है स्केलर, आयतन अदिश होता है। तो रेखा समाकलन को हम किस में चेंज कर रहे हैं, क्षेत्रफल समाकलन में, किसका यूज करते हुए, कर्ल का। तो ये वाला जो कथन दिया है वो किसने दिया है, स्टोक ने। तो ये कहलाती है स्टोक की कर्ल प्रमेय, ये वाली तो कहलाएगी स्टोक की कर्ल प्रमेय। क्या कहलाएगी ये, तो स्टोक की कर्ल प्रमेय, इस तरह से। और यदि क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करना है, क्षेत्रफल समाकलन को, क्षेत्रफल समाकलन मतलब ए डॉट डीएस, इस तरह से इसको यदि हमें आयतन समाकलन में चेंज करना है तो गॉस की डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस पर ध्यान दो, मतलब उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ये ले लेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएस, क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करना है तो डाइवर्जेंस का यूज कर रहे हैं, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाला और इसका क्या कर देंगे, आयतन समाकलन। अब बीच में डॉट नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। डॉट किस में होता है, दो सदिशों के बीच में होता है, जबकि ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि, और ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। तो डॉट मत लगाना यहाँ पर। और ये भी कैसा हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है और ये सरफेस इंटीग्रेशन है। इस तरह से भी लिख सकते हो, या इससे भी हमें पता चल रहा है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज कर रहे हैं, तो ये वाली प्रमेय कौन सी है, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, जो कि हम इसको पहले प्रूफ करेंगे और बाद में किसको करेंगे, स्टोक की कर्ल प्रमेय को। तो देखें आपके पेज के ऊपर जो ब्लैंक स्पेस है उस पर इसको बना लें, जिससे आपको दोनों कथन याद हो जाएंगे, रेखा समाकलन, क्षेत्रफल समाकलन और आयतन समाकलन। इसी तरह से चित्र को बनाकर इस पर लिख देना स्टोक की कर्ल प्रमेय और इस पर लिख देना गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, और दोनों कथनों को लिख देना कि ये वाला तो किसका है, स्टोक की कर्ल प्रमेय का, और ये वाला है गाउस की
डाइवर्जेंस प्रमेय का। लिखें इसको कंप्लीट, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे इस गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय को। कंप्लीट करके पहले लिख दें इसको, ऊपर जो ब्लैंक स्पेस बन रहा है वहां पर ही लिख दें इसको, जैसे कि आपको दोनों कदम याद हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्रम से याद रखना, रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन, क्षेत्रफल को आयतन समाकलन में, और किसका यूज करना है वो नाम ही बता देगा आपको। स्टोक की कर्ल प्रमेय नाम में ही आ रहा है तो कर्ल करना है, और गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय मतलब डाइवर्जेंस लेना है वहां पर। लिख दें उसको पूरा इसी तरह से। हाँ लिख दिया होगा। इसमें एक चीज और फोकस करें कि कभी आपसे मिस्टेक भी हो जाए तो आप उस मिस्टेक का पता कर सकते हो। जैसे कि आप रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में लिख रहे हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर ds लगा देते हैं, ds वेक्टर, और यहाँ dl वेक्टर, और इतना ही करते ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसकी विमीय जांच कर सकते हो, विमीय जांच, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में dl और यहाँ पर क्या था ds, इस तरह से था। यदि हम ए वेक्टर को क्या माने, विमाहीन मान लें, मतलब इसकी कोई विमा नहीं है, तो इस वाले पद की विमा क्या हो जाएगी, पूरे वाले पद की लंबाई है तो मीटर हो जाएगी, तो इधर की भी विमा टोटल कितनी आनी चाहिए, मीटर ही आनी चाहिए। तो क्षेत्रफल की विमा मीटर स्क्वायर, ये विमाहीन है। डेल वेक्टर की विमा क्या होती है, डेल वेक्टर में क्या आते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब 1 अपॉन दूरी, 1 अपॉन डिस्टेंस, मतलब मीटर आएगा तो मीटर से 1 मीटर जाएगा तो मीटर ही बचेगा, मतलब दोनों पद की विमा मीटर है। अगर आप उल्टा कर लेते यहाँ पर, यहाँ ds कर लेते, यहाँ dl कर लेते, तो क्या विमा दोनों की बराबर होती, क्या यहाँ की तो मीटर स्क्वायर हो जाती और लेंथ से लेंथ कट जाती, तो यहाँ तो विमा ही नहीं हो गया, ये तो कोई विमा ही नहीं बची वहां पर, तो ये तो विमीय सूत्र हमारा सही नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाता। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो वहां पर, इसी तरह से यहाँ पर करना। ये विमाहीन है, इसका मात्रक रहकर हम मान लेते हैं मीटर स्क्वायर, विमाहीन मान लेते हैं इसको, या कुछ भी मात्रक हो सकता है इसका, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, और इधर इसका मीटर क्यूब आयतन का, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन मीटर, तो मीटर स्क्वायर बचेगा दोनों तरफ। इस तरह से हम विमीय जांच करके भी सूत्र का आइडिया लगा सकते हैं कि हमने जो लिखा था वो सही है या नहीं है। तो दोनों कथन आपको यहाँ से याद हो गए कि रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में चेंज करना है तो स्टोक की कर्ल प्रमेय, और यदि क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में हमें चेंज करना है तो कौन सी प्रमेय, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, पूरा लिख देना गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। ये ध्यान रखना यहाँ पर क्लोज साइन जरूर आएगा। क्लोज साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी पथ ले रहे हो या आयतन ले रहे हो वो कैसा है, वो क्लोज है, बिल्कुल ये चीज का ध्यान रखें कि जो भी ले रहे हैं वो कैसा है, क्लोज है। तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, इसमें हेडिंग डालना कथन, और कथन के बारे में लिखें गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, और उसमें कथन हेडिंग डालकर उसमें लिखना गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में, अथवा आयतन समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में, उल्टा भी बोल सकते हैं, क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में अथवा आयतन समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है।
आयतन समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में तथा क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। क्षेत्रफल को आप ds से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या dA से भी कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बुक में उसको dA से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल da, या ds से भी। तो क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन या आयतन समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात करके इसको लिखते हैं, मतलब इसको हमें प्रूफ करना है। इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ a dv। सही से लगना, यहाँ पर डॉट नहीं आएगा क्योंकि दोनों राशि अदिश हैं। ये यहाँ पर डॉट आएगा क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, और इसको हमें करना है यहाँ पर प्रूफ। तो उसको डालने के बाद पूरा फोकस इधर करें, पहले पूरा फोकस इधर करें, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए जब हम गाउस का डाइवर्जेंस का हम फॉर्मूला निकाल रहे थे तो वहां पर एक आयतन अल्पांश ले रहे थे। वैसे भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है इसको, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ a ले रहे थे और इसका क्या कर रहे थे, आयतन समाकलन। इस तरह से यहाँ क्षेत्रफल था, ये आयतन है, ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर आयतन आ रहा है और वो भी कैसा आ रहा है, क्लोज आ रहा है। तो हम एक आयतन की कल्पना कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। एक गोलीय है, वृत्त नहीं है, गोला है, गोला ले सकते हैं, घन ले सकते हैं, घनाभ ले सकते हैं। इस तरह से हमने एक ये ले लिया गोला। इस गोले को हम छोटे छोटे गोलों से निर्मित मान सकते हैं कि ये गोला इस तरह से किससे निर्मित है, छोटे छोटे गोलों से। जैसे कि एक गोला लिया आपने, उसमें अंदर कंचियां भर दी, तो वो छोटी छोटी कंचियों से निर्मित है वो पूरा संपूर्ण गोला। तो इस तरह से छोटे छोटे गोलों से हम उसको क्या मान सकते हैं, निर्मित मान सकते हैं। इस तरह से ये जो गोला है पूरा, इन छोटे छोटे गोलों से क्या है, निर्मित है। ये जो गोला है वो किससे निर्मित है, छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित है। इस तरीके से पूरा का पूरा ये गोला, ठीक है। ये सॉलिड जो स्फीयर है वो छोटे छोटे गोलों से निर्मित है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। तो देखें, इस संपूर्ण गोले का जो हमने बंद आयतन लिया है, इस बंद आयतन में जो सदिश राशि उसका मान तो कितना है, a वेक्टर है, और इसके अंतर्गत उस क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या इसका टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, ds वेक्टर है। a वेक्टर तो क्या है, सदिश राशि का मान, अभी देखें, लिखना नहीं है, a वेक्टर है सदिश राशि का मान, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, ds वेक्टर है। इस अल्पांश का, अल्पांश आयतन है, ये अल्पांश गोलीय आयतन है। अब इसमें जो छोटे छोटे गोलों से निर्मित हम इसको मान रहे हैं पूरे को, तो इसमें हमने मान लिया कि इसमें सदिश राशि का मान कितना है, a1 वेक्टर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है ds1 वेक्टर। इसी तरह से कोई दूसरा गोला है, उसमें मान लिया कि सदिश राशि का मान कितना है, a2 वेक्टर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ds2 वेक्टर होगा। और सभी ये क्लोज हैं, ये भी बंद हैं। एक संपूर्ण गोले को हम छोटे छोटे गोलों से निर्मित मान रहे हैं, तो हमारे पास एक संपूर्ण गोला बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर मान लिया, कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ ही ले लो कि इसमें मान लिया a3, और इसी तरह से ds3 वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा, a3 वेक्टर इसमें मान है और ds3 इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश को भी अल्पांश से मिलकर बना हुआ मान लिया। इसी तरह से कोई i1 है, ये i1 गोला है, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी i1 चल रहा है, तो उसके अंतर्गत इसका जो मान है वो कितना है, ai वेक्टर, और इसमें जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना मान लिया हमने, dsI वेक्टर, ai वेक्टर और dsI वेक्टर, इस तरह से मान लिया। तो देखें, इस गोले के लिए क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि संपूर्ण गोले का निर्माण इन छोटे छोटे गोलों से हो रहा है, और इन गोलों की हमने जो संख्या है वो मान ली हमने स्मॉल n, कितनी मान ली, स्मॉल n मान ली। तो क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते का, जरा देखें इधर कि इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको हम क्या करें, a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मतलब संपूर्ण गोले के लिए इसका क्षेत्रफल समाकलन करना है। पूरे के लिए हमें क्षेत्रफल समाकलन करना है। हम क्या करें,
इसके लिए क्षेत्रफल समाकलन कर दें, इसके लिए कर दें, इसके लिए कर दें, सभी के लिए कर दें और सभी को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो संपूर्ण गोले के लिए क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल समाकलन आ जाएगा। तो हम किस तरह से करें, a1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर पहले के लिए कर दिया, पहला भी कैसा है, क्लोज ही है वो, अंदर अल्पांश ले रहे हैं, ये भी a2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, इस तरह से चलते रहेंगे और कहां तक चलेंगे, कितने मान रहे हैं इनको, n मान रहे हैं, तो an वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, dsn वेक्टर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको यदि हम समीशन की फॉर्म में लिखें तो समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसको कि i का मान यदि 1 से लेकर कहां तक है, n तक, इंटीग्रेशन ऑफ ai डॉट dsi, इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये पहले बताओ मेरे को, फिर आगे बढ़ूंगा। कि इन सभी टर्मों का अगर हम योग करें, मतलब पूरे पर हमें क्षेत्रफल समाकलन करना है, तो हमने क्या किया, छोटे छोटे गोले ले लिए, उन पर हम क्या कर रहे हैं, उसको क्षेत्रफल को समाकलन कर रहे हैं और सभी को ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल समाकलन आ जाएगा। जैसे कि हमें इस पूरी दीवार का क्या निकालना है, दीवार है, उस दीवार का आयतन निकालना है, तो हम क्या करें, एक एक ईंट का आयतन निकाल लें और एक एक ईंट के आयतन को निकालने के बाद टोटल आयतन निकालना है, तो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल दीवार का क्या आ जाएगा, आयतन। तो उसी तरह से हमने इसको लिखा है, तो इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दिया। अब आपने डाइवर्जेंस ऑफ ए पढ़ा था, इसी का यूज करेंगे, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, डाइवर्जेंस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यदि कर्ल वाला है, स्टॉक की कर्ल प्रमेय, उसमें कर्ल का फॉर्मूला जो था उसका यूज करेंगे। तो कितना था ये, लिमिट dv टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds वेक्टर अपॉन dv, अरे यही था या नहीं था डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, इसका यूज करना है। लेकिन वहां पर तो हम इस संपूर्ण के लिए इसको यूज कर रहे थे, a वेक्टर के लिए, अब किसी भी i में सदिश के लिए यूज करना है, जैसे कि हम इस गोले के लिए इसको बात करें, इस वाले गोले के लिए, तो किस तरह से लिखेंगे, i v सदिश ai वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस की परिभाषा से, अभी लिखना नहीं, लैंग्वेज लिखवाऊंगा, ये लिखने बैठ जाएं, पहले लैंग्वेज लिखेंगे फिर उसके बाद मैथमेटिक्स करेंगे। तो आई में सदिश ए आई के लिए डाइवर्जेंस की जो परिभाषा है, उससे हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखें कि डाइवर्जेंस ऑफ ए आई वेक्टर, ए वेक्टर के लिए, पूरे के लिए नहीं लिख रहे हैं, किसी आई के गोले के लिए लिख रहे हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट dv टेंड्स टू 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन i के सदिश में a i वेक्टर ही होगा, और a i वेक्टर तो होगा, साथ में उसका सरफेस भी कितना है, ds i वेक्टर ही होगा, ds i वेक्टर होगा, अपॉन में कितना, dv, अपॉन में कितना, dv, इस तरह से हो जाएगा। अब dv कितना है, यहाँ पर अल्पांश जो भी हमने संपूर्ण लिया है वो आयतन अल्पांश है, इसलिए लिमिट dv टेंड्स टू, यहाँ पर कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। डाइवर्जेंस ऑफ ए आई को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस डॉट ए आई, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, और इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ ए आई डॉट dsI अपॉन dv। अरे यहां तक कोई दिक्कत, क्या किया था, डाइवर्जेंस का ये वाला फॉर्मूला ए वेक्टर के लिए था, हमने किसी i वे वेक्टर के लिए लिख दिया, मतलब इस वाले गोले के लिए लिख दिया, इस वाले गोले को लिया और उसके लिए लिख दिया, उसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस वाले प्रमेय को प्रूफ करेंगे। तो बोर्ड भर चुका है, पहले इसके बारे में लिखें, प्रूफ में पहले इस चित्र को बनाएं, इस चित्र को बनाएं और इसमें कुछ शो कर देना कि इस गोले में सदिश राशि के मान ये हैं, इस तरह से शो कर दो इसको, पहले इस गोले को बनाएं कंप्लीट।
लिख देना और इसमें पहले लैंग्वेज लिखें, फिर उसके बाद इस मैथमेटिक्स को लिखना। लिखना गाउस की डायवर्जेंस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, गाउस की डायवर्जेंस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक अल्पांश आयतन dv की कल्पना करते हैं। करने के लिए एक अल्पांश आयतन dv की कल्पना करते हैं जिसे जिसे छोटे छोटे पृष्ठों से निर्मित माना जा सकता है, जिसे छोटे छोटे पृष्ठों से निर्मित माना जा सकता है। अब गोली दिया है, ये कोई जरूरी नहीं है, घनाव कुछ भी दे सकते हो। जिसे छोटे छोटे गोलीय पृष्ठों से निर्मित बना हुआ माना जा सकता है। माना अल्पांश आयतन में सदिश राशि का मान a वेक्टर तथा क्षेत्रफल ds वेक्टर है। माना अल्पांश आयतन में सदिश राशि का मान a वेक्टर तथा क्षेत्रफल ds वेक्टर है। तथा छोटे छोटे अल्पांशों में सदिश राशि का मान a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर एंड सो ऑन। छोटे छोटे अल्पांशों में सदिश राशि का मान क्रम से a1 वेक्टर, a2 वेक्टर एंड सो ऑन an वेक्टर है। तथा क्षेत्रफल इनके जो क्षेत्रफल है वो कितने हो जाएंगे, ds1 वेक्टर, ds2 वेक्टर, ds3 वेक्टर एंड सो ऑन है। इस तरह से लिखें। क्षेत्र उनका तो सदिश क्षेत्र का मान तो इतना है और क्षेत्रफल कितना है, ds1 ds2 ds3 है। ds3 है। ds3 है। तब इस अल्पांश आयतन के लिए क्षेत्रफल समाकलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तब इस अल्पांश आयतन के लिए क्षेत्रफल समाकलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको लिख दें। आयतन अल्पांश के लिए क्षेत्रफल समाकलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 1 लिख दें और नीचे तक कंप्लीट कर दें, उसको पूरा नीचे तक पूरा कंप्लीट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 डाल देना इस पर और इस पर आगे इसको पॉज करके लिख लेना और आगे देखो। फिर इसमें देखें, अगर हम इस dv को इधर ले गए तो dv पर ही लिमिट लग रही है टेंड्स टू 0, वो भी उधर पहुंच जाएगी। तो लिमिट dv टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ai वेक्टर। और यहां पर कितना आ जाएगा, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ai डॉट कितना आ जाएगा, ये dsi वेक्टर। इस तरह से हो जाएगा। dv को उधर ले गए और जिधर dv होगा उधर ही लिमिट लग जाएगी dv टेंड्स टू 0, क्योंकि उधर तो मीनिंगलेस ही होगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। यहां तक लिख दिया। अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम समीशन ले लेते हैं i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। समीशन यानी कि योग लेने पर तो कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ i की वैल्यू 1 टू n लिमिट
dv टेंड्स टू 0, इधर देख लें एक बार, ये हो जाएगा dv, यहाँ पर समीशन लग गया, इधर भी समीशन लग जाएगा, समीशन ऑफ ai वेक्टर डॉट dsi। इस तरह से i की वैल्यू 1 to n। क्या किया था, इस फॉर्मूले को लेकर चल रहे थे i के वेक्टर के लिए, और इसको थोड़ा सा सॉल्व भी किया है और दोनों तरफ समीशन लिया है। समीशन क्यों लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है, नॉर्मली इसकी वैल्यू नहीं थी हमारे पास, समीशन के साथ थी, इसलिए समीशन लिया, जिससे कि हम इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू डाल सकें। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो यहाँ पर i इक्वल टू 1 to n सेम रहेगा, लिमिट dv टेंड्स टू 0 ai dv, और यहाँ पर इसको कितना लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये आ गया। अब इस वाली चीज को हम कितना लिख सकते हैं, इस वाली चीज को, ये देखें यहाँ पर जो आयतन है वो कैसा है, टेंड कर रहा है 0 की ओर, मतलब बहुत छोटा है, और यदि यहाँ पर जो आयतन का वितरण है वो सतत हो तो आपने पढ़ा होगा समाकलन का मतलब भी तो क्या होता है, जोड़ना, और समीशन का मतलब भी क्या है यहाँ पर, जोड़ना, तो छोटी छोटी क्वांटिटी को जोड़ना। लेकिन कब समाकलन यूज करते हैं और कब हम समीशन यूज करते हैं। समीशन का मतलब ये है इस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को, इनको जोड़ना है आपको, तो इनको जोड़ने के लिए आप समीशन का यूज करोगे। लेकिन ये क्वांटिटी एक साथ हो इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मतलब सतत रूप से हो, ये क्वांटिटी किस रूप में है, यहाँ पर सतत रूप से दी गई है, कंटिन्यूअस है, टूटी हुई नहीं है, ब्रेक नहीं है, तब हम समीशन को किस में यूज कर सकते हैं, समीशन को इंटीग्रेशन में हम यूज कर सकते हैं। समीशन के स्थान पर हम क्या चीज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो यदि यहाँ पर dv टेंड्स टू 0 है और आयतन का वितरण कैसा है, सतत है, लगातार है, क्योंकि हमने जो आयतन अल्पांश लिया था वो एक पूरा परफेक्ट है, ऐसा टूटा टूटा नहीं है, यहाँ 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 इस तरह से नहीं है। तो संपूर्ण जो आयतन दे रहे हैं हम dv, वो कैसा है, आयतन का वितरण वहां पर सतत है, इसलिए हम यहाँ पर समीशन को किस में चेंज कर देंगे, समीशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। क्योंकि आयतन का वितरण यदि, ऐसे लिख देना, यदि आयतन का वितरण सतत है तो, यदि आयतन का वितरण सतत है तो समीशन को इंटीग्रेशन में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आयतन का वितरण सतत है तो समीशन को इंटीग्रेशन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे, इसी के साथ, इस पूरी क्वांटिटी के साथ हमने इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सतत कब होगा, जब dv टेंड्स टू 0 है, बहुत अधिक होगा तो वो कैसा होगा, टूटा हुआ होगा, इसलिए हम सतत रूप से होने पर समीशन को इंटीग्रेशन में यूज कर दिया। और आयतन कैसा है, क्लोज है, तो क्लोज का लगा दिया, यहाँ पर आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर क्यों आया, ये ध्यान रखना, जब यहाँ पर समीशन कर रहे थे 1 से लेकर n तक, मतलब जो छोटे छोटे गोले में थे उन सभी को हम ऐड कर रहे थे, तो संपूर्ण गोले के लिए बात कर रहे हैं हम dv के लिए, संपूर्ण गोले के लिए dv के लिए, और संपूर्ण के लिए तो यहाँ पर ai वेक्टर ना होकर कितना था, अरे यहाँ पर तो पर्टिकुलर एक छोटे गोले के लिए बात कर रहे थे जो अंदर था, उसके लिए ai आ गया था। लेकिन हम संपूर्ण dv के लिए अगर हम बात करें तो संपूर्ण dv के लिए यहाँ पर कितना वेक्टर होगा, a वेक्टर, a ही सदिश था, तो डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा बताओ, डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर, और ये हो जाएगा dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। dv आ ही गया, डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर आ गया, तो क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में, या आयतन समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। दोबारा देख लो, इसकी जगह हमने इंटीग्रेशन यूज किया, क्योंकि dv टेंड्स टू 0 था, मतलब वहां पर जो वितरण था आयतन का कैसा है, सतत, और जब भी सतत वितरण होता है तो हम समीशन को चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। इस तरह से हमने चेंज कर दिया, और संपूर्ण पर सदिश राशि का मान कितना था, ai तो किसी पर्टिकुलर गोले में था, संपूर्ण के लिए बात करें तो वो संपूर्ण पर समाकलन हो जाएगा a वेक्टर। ठीक है, लिख दें इसको कंप्लीट, इसी तरह से कंप्लीट करें इसको। लैंग्वेज लिखी देना, यदि आयतन का वितरण सतत है तो समेशन को इंटीग्रेशन में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। उसका कथन था क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में, या आयतन को क्षेत्रफल समाकलन में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जो हमने कर दिया।
ठीक है, याद भी रहना चाहिए कथन करने के साथ साथ, प्रूफ तो आएगा ही लेकिन कथन भी याद रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय का कथन लिखिए, उसमें 2 नंबर में ही पूछेगा सीधा। तो ये लिखना है बस आपको लैंग्वेज लिखते हुए कि क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में, आयतन समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में परिवर्तित करने के लिए गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय यूज की जाती है। इस तरह से इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टॉक की कर्ल प्रमेय नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।